नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। किसानों की सरकार को धमकी, अब बजट वाले दिन संसद की ओर करेंगे कूच। जी हां दोस्तों, राष्ट्र राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर पिछले करीब 2 महीनों से भी ज्यादा समय से नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान अब संसद की ओर मार्च करेंगे। सोमवार को क्रांतिकारी किसान यूनियन के दर्शन पाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1 फरवरी को दिल्ली के अलग अलग स्थानों से संसद की ओर पैदल मार्च करने का ऐलान किया है। दोस्तों दर्शन पाल ने आगे कहा कि 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड 27 जनवरी की रात तक चलेगी। ऐसे में किसान 28 जनवरी तक पूरी तरह फ्री हो जाएंगे और इसके बाद वे सभी पैदल संसद कूच की तैयारियों में जुट सकेंगे। इस दौरान मार्च में 3000 वॉलंटियर्स शामिल होंगे। वहीं 1500 के करीब किसान मार्च के दौरान ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे ताकि आम जनता को परेशानी ना हो सके। इसके अलावा किसानों की तरफ से 100 एम्बुलेंस भी मार्च के दौरान चलेंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार की तैयारी, 8 साल पुरानी गाड़ियों पर लगेगा अब ग्रीन टैक्स। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार 8 साल पुराने वाहनों पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 8 साल से पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों फिटनेस प्रमाण पत्र दिए जाने के वक्त इस टैक्स का भुगतान करना होगा। फिलहाल इस संबंध में औपचारिक रूप से अधिसूचना जारी करने से पहले इस प्रस्ताव को राज्यों को परामर्श के लिए भेजा जाएगा। प्रस्ताव के मुताबिक ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स रोड टैक्स के 10 से 25% की दर से लगाया जाएगा। 15 साल के बाद पंजीकरण प्रमाणन के नवीनीकरण के समय पर्सनल गाड़ियों पर ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन वाहनों जैसे कि सिटी बसों पर कम ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। दोस्तों अत्यधिक प्रदूषण शहरों में रजिस्टर्ड गाड़ियों पर सबसे ज्यादा ग्रीन टैक्स लगेगा, जो कि लगभग 50% के बराबर होगा रोड टैक्स का। वहीं दोस्तों डीजल और पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों के लिए कैटेगरी होगी जिस पर अलग अलग दर से ग्रीन टैक्स लगेगा। उन लोगों को राहत मिलेगी जो सीएनजी, एलपीजी, एथेनॉल, इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाते हैं। ऐसे वाहनों को ग्रीन टैक्स से बाहर रखा जाएगा। खेती किसानी से जुड़े वाहन जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिल्लर आदि को भी ग्रीन टैक्स से बाहर रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रिमोट वोटिंग प्रोजेक्ट, देश में कहीं भी वोट डाल सकेंगे अब लोग। चुनाव आयोग कर रहा है इस परियोजना पर काम। जी हां दोस्तों, लोगों को एमपी एमएलए के चुनाव में वोट डालने के लिए अब अपने गांव क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं होगी। चुनाव आयोग एक ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके बाद लोग शहर में रहते हुए भी अपने पैतृक स्थानों के लिए वोट डाल पाएंगे। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि चुनाव आयोग ने इस परियोजना को रिमोट वोटिंग का नाम दिया है। इसके लिए जल्द ही देश भर में मॉक ट्रायल की शुरुआत की जाएगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर मीडिया को संबोधित करते हुए सुनील अरोड़ा ने कहा कि आईआईटी मद्रास और अन्य संस्थानों के साथ मिलकर रिमोट वोटिंग के प्रोजेक्ट्स पर पहले ही रिसर्च शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा यूरोप के मुकाबले भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है व्हाट्सएप। यह है गंभीर चिंता का विषय। जी हां दोस्तों, व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने को लेकर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट में कहा कि नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने को लेकर व्हाट्सएप यूरोप के मुकाबले भारतीय यूजर्स के साथ भेदभाव कर रहा है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। दोस्तों जस्टिस संजीव सचदेव की बेंच में केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सोलिसिटर चेतन शर्मा ने कहा कि व्हाट्सएप ने भारतीय यूजर्स की पॉलिसी बदलने को लेकर एक तरफा फैसला लिया है। यह भी एक चिंता का विषय है। शर्मा ने कहा कि व्हाट्सएप ने भारतीय यूजर्स के डेटा को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ शेयर करने का विकल्प दिया है। इससे प्रतीत होता है कि व्हाट्सएप भारतीय यूजर्स को कुछ भी नहीं समझता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोटबंदी की अफवाह पर आरबीआई ने दिया क्लेरिफिकेशन, बंद नहीं होंगे 100, 50 और 10 रुपए के पुराने नोट। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों एक बार फिर डिमोनेटाइजेशन होने की अफवाहें उड़ रही है, लेकिन इनको लेकर डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोस्तों सरकार 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए के छोटे करेंसी नोट बंद नहीं करने जा रही है। यह बात आरबीआई ने कही है। रिजर्व बैंक ने छोटे करेंसी नोटों को लेकर यह क्लेरिफिकेशन ट्वीट कर दिया है। उसने कहा है कि मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि 100, 50 और 10 रुपए के करेंसी नोट बंद किए जा सकते हैं। इस बाबत हम यह स्पष्टीकरण जारी कर रहे हैं कि ऐसी खबरें सही नहीं है। यानी दोस्तों आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 100, 50 और 10 के पुराने नोट बंद नहीं हो रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने तोड़ा भारत का रिकॉर्ड, एक रॉकेट से लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी ने एक ही रॉकेट से 143 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है। इससे पहले यह रिकॉर्ड भारत के नाम था। साल 2017 में भारत ने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इससे पहले इस कंपनी ने एक साथ सबसे ज्यादा 48 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्पेस एक्स अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी है। यह कंपनी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए सिर्फ $10 लाख लेती है। दोस्तों इन सैटेलाइट को पहले दिसंबर में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से इसे टाल दिया गया था। इसके बाद शनिवार को भी खराब मौसम के चलते लॉन्च को स्थगित करना पड़ा था। स्पेस एक्स ने इन सभी सैटेलाइट्स को फल्कॉन 9 से लॉन्च किया गया। फ्लोरिडा के कैंप कैर्नेवल से भारतीय समय के मुताबिक इसे रात 8:31 पर लॉन्च किया गया। इन रॉकेट्स ने भारत के ऊपर से भी उड़ान भरी। इसरो ने भी बेंगलुरु में इसके सिग्नल्स को ट्रैक किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दोस्ती के बाद इजराइल ने यूएई में खोला दूतावास, ट्रंप की रही अहम भूमिका। जी हां दोस्तों, इजराइल ने यूएई की राजधानी अबू धाबी में दूतावास खोलने का सार्वजनिक ऐलान कर दिया है। दरअसल पिछले साल सितंबर में यूएई ने इजराइल को बतौर देश मान्यता दी थी, जिसमें दोनों ने एक दूसरे के साथ राजनयिक संबंधों को स्थापित करने का करार किया था। दोस्तों इजराइल का यूएई में दूतावास खोलना दुनिया के लिए बड़ी खबर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक मुस्लिम देशों ने इजराइल को बतौर देश मान्यता ही नहीं दी थी। इजराइल के विदेश मंत्री गबी अशोगन जी ने यूएई में दूतावास खोलने का ऐलान करते हुए कहा कि यूएई में दूतावास खोलने के बाद दोनों देशों के संबंध में और विस्तार आएगा। दोनों देशों के बीच पिछले साल सितंबर से ही फ्लाइटों का संचालन हो रहा है। दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक समझौते हो चुके हैं और हम आगे भी कई समझौते करने वाले हैं। हजारों इजरायली यात्री भी पर्यटन के लिए यूएई आ रहे हैं। दोस्तों यूएई और इजराइल में हुई दोस्ती के बाद अब माना जा रहा है कि कई और मुस्लिम देश इजराइल को मान्यता दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे आईएफएससी कोड। जी हां दोस्तों, अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। दरअसल दोस्तों पीएनबी ने अपने ग्राहकों से ट्विटर के जरिए कहा है कि पुराने आईएफएससी और एमआईसीआर कोड को 1 अप्रैल से बदल दिया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ यह होगा कि 31 मार्च 2021 के बाद से ये कोड काम नहीं करेंगे जो कि पुराने हैं। अगर आप ऑनलाइन कैश ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए आपको बैंक से नया कोड लेना ही होगा। अगर आपने ऐसा समय रहते कर लिया तो आपको दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस जानकारी को साझा किया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ब्रिटिश वैज्ञानिकों की नई खोज, इस महामारी को दूर भगाने के लिए बनाया नेजल स्प्रे। जी हां दोस्तों, इस महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही अच्छी खबर दी है। दरअसल दोस्तों बर्मिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2 दिन तक इस महामारी वायरस का संक्रमण रोक सकने वाला एक नेजल स्प्रे को अंतिम रूप दिया है। इस स्प्रे के इस साल गर्मियों तक दवा की दुकानों पर उपलब्ध होने की उम्मीद है। ब्रिटेन के एक अखबार में इस बात का दावा किया गया है। दोस्तों अध्ययन दल के मुख्य अनुसंधानकर्ता डॉक्टर रिसर्चर पॉस्क ने द संडे टेलीग्राफ से कहा कि वह सामाजिक दूरी की पाबंदियों से निजात दिलाने और स्कूलों को फिर से खोले जाने में इससे मदद मिलने को लेकर आश्वस्त हैं। नेजल स्प्रे को अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया है। हालांकि इससे बनाने में जिन रसायनों का इस्तेमाल किया गया है उन्हें मेडिकल उपयोग के लिए मंजूरी प्राप्त है और वे मानव द्वारा उपयोग किए जाने के लिए सुरक्षित हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए के बेतुके बोल, ममता बनर्जी को बताया राक्षसी संस्कृति का। जी हां दोस्तों, अक्सर अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले उत्तर के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अध्यक्ष व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जय श्री राम से नाराज होने को लेकर बयान दिया है। बीजेपी विधायक ने ममता बनर्जी को राक्षसी संस्कृति वाला बताया है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा और कहा कि वह दानव संस्कृति से पीड़ित है और उनका डीएनए खराब है। बलिया विधायक का यह बयान कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में शनिवार को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान जय श्री राम के नारे लगाए जाने पर ममता बनर्जी की नाराजगी व्यक्त करने के बाद आया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस ने दिया बड़ा झटका, स्टाफ को दी PIA में सफर न करने की सलाह। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सभी स्टाफ को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एयरलाइन में यात्रा न करने की चेतावनी दी है। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के पायलटों पर संदिग्ध फ्लाइंग लाइसेंस, फर्जी डिग्री, नशीले पदार्थों की तस्करी जैसे तमाम आरोपों के चलते अपने स्टाफ को पाकिस्तान की रजिस्टर्ड फ्लाइट में सफर न करने को कहा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पाकिस्तानी एयरलाइंस सर्विस पिछले साल कराची में हुए प्लेन क्रैश के बाद से विवादों में है, जहां पर ऐसे तमाम पायलट्स हैं जिनके पास फर्जी लाइसेंस है और ऐसी एयरलाइंस से यात्रा करना अपनी जान जोखिम में डालना है। इसलिए UN ने अपने अधिकारियों और अपने स्टाफ को पाकिस्तानी प्लेन्स में सफर करने से बचने को कहा है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 9 करोड़ 92 लाख को पार कर गया है, यानी कि दोस्तों लगभग 10 करोड़ पहुंच गया है। वहीं दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 21,31,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों अमेरिका के बाद में इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, इटली, टर्की आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो उसमें महाराष्ट्र का नाम सबसे ऊपर आता है। दोस्तों महाराष्ट्र में 20 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। अभी और बढ़ेगा सर्दी का सितम, मौसम विभाग ने जारी कर दिया नया अलर्ट। जी हां दोस्तों, मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। पिछले कुछ दिन दिल्ली, NCR समेत आसपास के इलाकों में खुला मौसम रहने के बाद आज एक बार फिर से ठंड बढ़ गई है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का अनुमान भी यही था कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में सर्दी एक बार फिर लौटेगी और उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर को महसूस कराएगी। वहीं दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने अपने बयान में कहा है कि उत्तर और पश्चिम भारत के हिस्सों में लोगों को अगले 3 से 4 दिनों के दौरान गंभीर शीतलहर के साथ ठंड का सामना करना पड़ेगा। जम्मू और कश्मीर से रविवार को उत्तर पूर्व में पश्चिम विक्षोभ की गतिविधियों के कारण 25 जनवरी की दोपहर से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान है और बाद में 3 से 4 दिनों तक मध्य और पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में इस तरह का मौसम बना रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों इसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का क्षेत्र बना रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। गोल्ड में आज दर्ज हुई गिरावट, चांदी में आई मामूली तेजी। जी हां दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 141 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी के बाद 48,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 43 रुपए की बढ़ोतरी के साथ 65,976 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1853.26 प्रति औंस, जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी $25.55 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे 100 रुपए के पार हुआ पेट्रोल। जी हां दोस्तों, लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों बेलगाम होती तेल की कीमतों का असर अब आने वाले दिनों में दिख सकता है, क्योंकि दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें नई रिकॉर्ड महंगाई पर पहुंच चुकी है। दोस्तों देश के 4 मेट्रो शहरों के अलावा देश में कुछ ऐसे भी शहर हैं जहां कीमतें पूरे देश की तुलना में अधिक हैं। ऐसे में दोस्तों राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा मिल रहा है। यहाँ सामान्य पेट्रोल का भाव IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की वेबसाइट के मुताबिक 97 रुपए 76 पैसे प्रति लीटर है, जबकि एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का रेट 100 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। राजस्थान के जयपुर में ही पेट्रोल का रेट 93 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 85 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं दोस्तों श्रीगंगानगर में डीजल का रेट 89 रुपए 46 पैसे प्रति लीटर है, जो कि भारत में सबसे महंगा रेट है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार में तेज गिरावट, सेंसेक्स 500 अंक से ज्यादा टूटा तो निफ्टी 14,239 पर हुआ बंद। जी हां दोस्तों, भारतीय शेयर बाजारों में सोमवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE दोनों आज लाल निशान पर बंद हुए। BSE का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को 1.09% यानी कि 530.95 अंक गिरकर 48,347.59 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों NSE के निफ्टी में 133 अंक यानी कि 0.93% की गिरावट दर्ज की गई है और ये 14,238.90 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी बैंक में आज महज 31.15 अंक यानी कि 0.10% की बढ़त रही, जबकि निफ्टी IT में 1.76% यानी कि 466.45 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। दोस्तों सेंसेक्स में रिलायंस आज का टॉप लूजर रहा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शरद पवार का कोश्यारी पर निशाना, बोले कंगना राणावत से मिलने का समय है लेकिन किसानों के लिए नहीं। जी हां दोस्तों, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार खुलकर केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में आ गए हैं और किसानों का समर्थन कर रहे हैं। दोस्तों मुंबई के आजाद मैदान में नासिक से पैदल चलकर पहुंचे किसानों की रैली में उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। शरद पवार के निशाने पर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी भी रहे। आजादपुर रैली में केंद्र पर निशाना साध हुए शरद पवार ने कहा कि संविधान की अवहेलना कर और बहुमत के बल पर कोई कानून पारित करा तो सकता है, लेकिन जब आम आदमी और किसान उठेंगे तो नए कानून और सत्तारूढ़ दल के खत्म होने तक वे चुप नहीं रहेंगे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्दी के मौसम में पिछले 2 महीने से केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं के पास आंदोलन कर रहे किसानों के हालात की सूद तक नहीं ली। रैली को संबोधित करते हुए शरद पवार ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब राज्य के किसान राज्यपाल को कृषि कानूनों के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपना चाहते थे तो एन मौके पर गोवा चले गए। पवार ने कहा कि कोश्यारी के पास पिछले साल अदाकारा कंगना राणावत से मिलने का समय तो था, लेकिन राज्य के किसानों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्रैफिक रूल तोड़े तो बढ़ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम, जानिए RIDI कमेटी की नई सिफारिश क्या है। जी हां दोस्तों, अब ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर सिर्फ चालान देना ही काफी नहीं होगा, इसका खामियाजा आपको अपने वाहन का बीमा कराने के दौरान भुगतना पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों भारत सरकार के बीमा नियामक संस्थान यानी कि IRDA के नए प्रपोजल के मुताबिक अगर आप ट्रैफिक रूल तोड़ते हैं तो आपके वाहन का बीमा प्रीमियम बढ़ जाएगा। रोड पर हर गलती के लिए आपको अब अलग से वॉयलेशन पॉइंट दिए जाएंगे। जितना बड़ा वॉयलेशन उतने ज्यादा वॉयलेशन पॉइंट्स। आखिरी में सारे पॉइंट्स को जोड़कर बीमा प्रीमियम का फाइनल अमाउंट तय होगा। दोस्तों हाल ही में हुए एक सर्वे में बड़े शहरों में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दरअसल दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली वालों का नाम ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में सबसे ऊपर है। लगातार बढ़ रहे मामलों को देखते हुए IRDA ने वाहनों की बीमा पॉलिसी के साथ ट्रैफिक वॉयलेशन प्रीमियम जोड़ने का प्रपोजल दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चाइना हुआ लाल, ग्लोबल टाइम्स के जरिए वैक्सीन पर उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से चीन किस कदर बौखला गया है इसका अंदाजा ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख से लगाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों चीन की कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में न केवल भारत के मानवीय अभियान के खिलाफ दुष्प्रचार किया गया है बल्कि भारत की इस महामारी वैक्सीन पर भी सवाल उठाए गए हैं। दरअसल भारत भूटान सहित कई देशों को इस महामारी की वैक्सीन बतौर गिफ्ट प्रदान कर चुका है। मुश्किल वक्त में भारत के इस प्रयास की हर तरफ सराहना हो रही है। नेपाल भूटान से लेकर संयुक्त राष्ट्र तक नई दिल्ली की तारीफों के पुल बांध चुके हैं जो चीन से हजम नहीं हो रहा है। दोस्तों भारत श्रीलंका और पाकिस्तान को छोड़कर सभी शार्क देशों को सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन गिफ्ट कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान के साथ वैक्सीन को लेकर बातचीत जारी है। भारत का कहना है कि अफगानिस्तान में स्थानीय रेगुलेटर की तरफ से वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाने के बाद उसे वैक्सीन की खेप की सप्लाई की जाएगी। नई दिल्ली ने अफगानिस्तान को भरोसा दिलाया है कि वह उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। दोस्तों इन्हीं बातों से चीन बेहद चिंतित है। ग्लोबल टाइम्स ने सीरम इंस्टीट्यूट में अग्निकांड के बाद भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर सवाल उठाए। अखबार ने यह भी दावा किया कि चीन में रहने वाले भारतीय चीनी वैक्सीन को तरजीह दे रहे हैं। BCC की रिपोर्ट के हवाले से अखबार ने लिखा है कि पेशेंट्स राइट्स ग्रुप ऑल इंडिया ड्रग एक्शन नेटवर्क का कहना है कि सीरम ने कोविशील्ड को लेकर ब्रीजिंग स्टडी को पूरा नहीं किया है।
वैसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन की ये सारी बातें भारत से जलन को साफ दर्शाती हैं। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है ताजमहल भारत के किस जिले और किस राज्य में स्थित है। अगर दोस्तों आप जानते हैं ताजमहल कहां पर स्थित है और किस राज्य में स्थित है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।